नमस्कार। और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोकतंत्र के कह सकते हैं दिल यानी हमारी संसद पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। संसद एक बहुत ही अहम विषय है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो हमें संसद की बनावट, मतलब इसके जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या करते हैं और इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, इसे समझने में मदद करेंगे। जी, तो हमारा इरादा यही है कि इन नोट्स के आधार पर हम संसद के जो मुख्य हिस्से हैं, उसकी शक्तियां और कुछ दिलचस्प बातें उनको समझें। हाँ, अच्छा रहेगा। ये विषय है भी काफी विस्तृत। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये बताइए कि संविधान में संसद की जगह कहाँ है, मतलब कहाँ बात की गई है इसकी। देखिए, संविधान का जो भाग 5 है वो खास तौर पर केंद्र सरकार की बात करता है। अच्छा। और उसी के अंदर अनुच्छेद 79 वो बिल्कुल साफ कहता है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी। और खास बात यह कि इसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति और 2 सदन, जिन्हें हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। 3 अंग, ये दिलचस्प है। आमतौर पे तो हम संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा ही समझ लेते हैं। राष्ट्रपति क्यों, उनकी भूमिका इतनी अहम क्यों है यहाँ? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, राष्ट्रपति वैसे तो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के प्रमुख हैं, है ना? हाँ। लेकिन वो विधायिका यानी लेजिस्लेटर, संसद का भी एक अभिन्न हिस्सा है। सोचिए, संसद कोई भी कानून पास कर दे, वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे दें। अच्छा। हाँ, वही संसद के सत्र बुलाते हैं, सत्र खत्म होने की घोषणा करते हैं, जिसे सत्रावसान कहते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो उनकी भूमिका काफी केंद्रीय है, सिर्फ नाम मात्र की नहीं। समझ गया। और लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या मुख्य फर्क है? एक को निम्न सदन, एक को उच्च सदन कहते हैं, क्यों? हाँ, देखिए, लोकसभा जैसा नाम से ही लगता है, लोक मतलब जनता, ये सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा। इसके सदस्य यानी सांसद सीधे हम और आप जैसे लोग वोट डालकर चुनते हैं। इसीलिए इसे पहला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद। ये भारत के अलग अलग राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती? नहीं, इन्हें राज्यों की विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य होते हैं यानी एमएलएज, वो चुनते हैं। इसीलिए इसे दूसरा सदन या उच्च सदन कहते हैं। ये राज्यों के हितों को देखती है। ये जो 2 सदनों वाली व्यवस्था है, जिसे द्विसदनात्मक कहते हैं, क्या ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ही शुरू की थी? नहीं, असल में इसकी जड़ें थोड़ी पुरानी हैं। अंग्रेजों के समय में 1925 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें ये व्यवस्था लाई गई थी। अच्छा। जब हमारा संविधान बना तो हमने इसी मॉडल को अपनाया, बस नाम दिया संसद। अब आप पूछ रहे थे सदस्यों के बारे में। हाँ, कितने सदस्य होते हैं इनमें? लोकसभा में कितने, राज्यसभा में कितने? तो लोकसभा में आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं। 550? मैंने कहीं 552 पढ़ा था। हाँ, पहले 552 थी अधिकतम सीमा, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। जी। उसने जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उस प्रावधान को खत्म कर दिया है। तो अब अधिकतम 550 हैं। ठीक है। और राज्यसभा? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 245 सदस्य हैं। अच्छा, 5 कम क्यों? वो सीटें अभी भरी नहीं गई हैं, खासकर पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र के लिए जो आवंटित थी वो खाली हैं। तो इन 245 में से 233 सदस्य राज्यों और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। और बाकी 12? बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए पहले जनता के सदन मतलब लोकसभा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद बात करता है? हाँ, लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में विस्तार से बताया गया है। ठीक है। जैसा हमने कहा, अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, लेकिन ये संख्या हमेशा से इतनी नहीं थी। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 500 सीटें थीं। अच्छा। हाँ, फिर 1956 में 7वें संशोधन से इसे 525 किया गया। फिर 1974 में 30वें संशोधन से 545 हुई
और फिर 1987 में गोवा, दमन और दीव के पुनर्गठन के बाद ये अधिकतम सीमा 552 हुई थी, जो अब 104 संशोधन के बाद 550 है। तो ये सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ती कैसे हैं? मतलब किसी राज्य को ज्यादा, किसी को कम, इसका आधार क्या है? इसका मुख्य आधार है जनसंख्या। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, उसे उतनी ही ज्यादा सीटें मिलती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, तो वहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 है। दिल्ली छोटा है पर राजधानी है, 7 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वहां 5 सीटें हैं। और मैंने सुना है कुछ सीटें आरक्षित भी होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे समाज में ऐतिहासिक रूप से कुछ वर्गों को प्रतिनिधित्व में कमी रही है, तो संविधान में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 330 के तहत। किसके लिए? अनुसूचित जातियों एससीज के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित है, ताकि उनकी आवाज भी संसद तक पहुंच सके। ये तो जरूरी है। लेकिन एक सवाल और, आपने कहा सीटें जनसंख्या के आधार पर बढ़ती हैं, पर जनसंख्या तो हर 10 साल में बदल जाती है जनगणना के हिसाब से। तो क्या ये सीटों की संख्या भी बदलती रहती है? ये एक बहुत ही पेचीदा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, सीटें तय करने का काम होता है परिसीमन आयोग का, जो आमतौर पर हर जनगणना के बाद बनता है। हाँ। लेकिन हुआ ये कि 1976 में 42वें संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटों की कुल संख्या को साल 2000 तक के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया, मतलब रोक लगा दी गई। 1971 की जनगणना पर 2000 तक क्यों? हाँ, इसके पीछे एक तर्क ये दिया गया था कि जो राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं, उनकी सीटें कम न हो जाएं, क्योंकि अगर सीटें सिर्फ जनसंख्या पर आधारित होती तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले राज्यों को फायदा मिलता। अच्छा, ये बात है। फिर 2001 में 84वां संशोधन हुआ, जिसने इस रोक को और आगे बढ़ा दिया, साल 2026 तक। मतलब 2026 तक लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही तय रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। 2026 के बाद ही इसमें बदलाव संभव है। लेकिन फिर चुनाव क्षेत्रों का क्या? वो भी 1971 के हिसाब से है? नहीं, यहाँ थोड़ा फर्क है। राज्य को कुल कितनी सीटें मिलेंगी ये तो 1971 की जनगणना पर तय है, लेकिन राज्य के अंदर उन सीटों के लिए जो चुनाव क्षेत्र बनाए गए हैं, उनकी सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने फिर से तय किए हैं। ये 87 में संशोधन 2003 से हुआ। अच्छा, मतलब राज्य की कुल सीटें पुरानी पर अंदर का नक्शा नया 2001 के हिसाब से। समझ गया। अब ये बताइए कि इन लोकसभा सदस्यों को चुनता कौन है और कैसे? इन्हें सीधे जनता चुनती है, हम आप जैसे आम नागरिक। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। वोट कौन डाल सकता है? हर वो भारतीय नागरिक वोट डाल सकता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और जिसे कानूनन वोट डालने से अयोग्य न ठहराया गया हो, जैसे कोई मानसिक रूप से बहुत बीमार हो या किसी खास अपराध में सजा हुई हो। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये 18 साल की उम्र हमेशा से थी? नहीं, ये भी एक दिलचस्प बात है। पहले वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी। अच्छा। हाँ, फिर 1989 में 61st संविधान संशोधन हुआ, जिसने इसे घटाकर 18 साल कर दिया। राजीव गांधी की सरकार के समय ये हुआ था। और अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, सदस्य बनना हो, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या योग्यताएं चाहिए? हाँ, इसकी भी शर्तें हैं जो अनुच्छेद 84 में बताई गई हैं। पहली शर्त तो ये कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल लोकसभा के लिए। ठीक है। तीसरी, उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है, जो वो चुनाव का नामांकन भरते समय लेता है। और चौथी, संसद ने जो कानून बनाए हैं, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आरपीए 1951, उसमें बताई गई दूसरी योग्यताएं भी पूरी करता हो। जैसे कि आरपीए 1951 में क्या है? उसमें एक मुख्य बात यह है कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम भारत के किसी न किसी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। मतलब वो खुद एक वोटर हो। जरूरी नहीं कि वो उसी सीट से वोटर हो जहां से लड़ रहा है। नहीं, जरूरी नहीं। वो भारत में कहीं भी वोटर हो सकता है। ठीक है। और क्या किसी को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है?
मतलब अयोग्यताएं क्या हैं? हाँ बिल्कुल, अयोग्यताएं भी संविधान अनुच्छेद 102 और आरपीए 1991 दोनों में बताई गई हैं। क्या है वो मुख्य तौर पर? देखिए, कुछ मुख्य आधार हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है तो वो अयोग्य है। हालांकि मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है या दिवालिया घोषित हो चुका है तो भी वो अयोग्य है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है या किसी विदेशी ताकत के प्रति निष्ठा रखता है तो भी सदस्यता चली जाएगी या चुनाव नहीं लड़ सकता। और वो दल बदल कानून वाला क्या मामला है? वो भी इसी में आता है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10वीं अनुसूची में है, जिसे 1985 में 52nd संशोधन से जोड़ा गया था। इसके तहत कई स्थितियां हैं, जैसे अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ दे, ठीक है, या फिर पार्टी के विप मतलब निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोट करे या वोटिंग से गैर हाजिर रहे और पार्टी उसे 15 दिन में माफ ना करे। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए या कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाए, इन सब स्थितियों में उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये तो दल बदल हुआ। और आरपीए 1951 में क्या था? आरपीए 1951 में भी कई गंभीर बातें हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कुछ खास अपराधों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो। हाँ, ये तो सुना है। या उसे भ्रष्टाचार या सरकार के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया हो, या उसने चुनाव में धांधली जैसे अपराध किए हों। इन आधारों पर भी उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या जीतने के बाद सदस्यता रद्द हो सकती है। ये सब काफी नियम है। इन अयोग्यताओं पर आखिरी फैसला कौन करता है? मान लीजिए किसी सदस्य पर दल बदल का आरोप लगा, तो कौन तय करेगा कि वो अयोग्य है या नहीं? यहाँ थोड़ा फर्क है। हाँ। अगर मामला दल बदल कानून 10वीं अनुसूची का है तो इसका फैसला सदन के अध्यक्ष यानी लोकसभा के मामले में स्पीकर करते हैं। अच्छा, स्पीकर। हाँ, लेकिन अगर मामला दूसरी अयोग्यताओं का है, जैसे लाभ का पद या नागरिकता का, तो इसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति? अकेले नहीं, अकेले नहीं। उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन से सलाह लेनी होती है और वो उसी सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। ये अनुच्छेद 103 में है। समझ गया। दल बदल पर स्पीकर, बाकी पर राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, अब ये बताइए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? क्या ये हमेशा 5 साल चलती है? सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है। अनुच्छेद 83(2) में ये लिखा है। और 5 साल बाद, 5 साल पूरे होते ही वो नया भंग हो जाती है, फिर नए चुनाव होते हैं। लेकिन क्या 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है भारत में। और क्या 5 साल से ज्यादा भी चल सकती है? एक खास परिस्थिति में, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, 5वीं लोकसभा के समय ऐसा हुआ था। 1975 में आपातकाल लगा था तो उसका कार्यकाल 1976 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर 1977 में 1 और साल के लिए। हालांकि फिर चुनाव हो गए थे। और वो 6 साल वाला क्या मामला था? हाँ, वो आपातकाल के दौरान ही 42nd संशोधन हुआ था 1976 में, जिसने लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। लेकिन फिर जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 44वें संशोधन 1978 से इसे वापस 5 साल कर दिया। तो अभी 5 साल ही है। ठीक है, सदस्य बन गए, कार्यकाल पता चल गया। अब जरा जल्दी से ये बताइए कि शपथ, वेतन और सदन की बैठकें कैसे होती हैं? देखिए, हर सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होती है। इसके सामने? राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने, आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर के सामने होती है। वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। ये अनुच्छेद 99 में है। और वेतन भत्ते? वेतन और भत्ते संसद खुद कानून बनाकर तय करती है, समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी कितना है लगभग? 2018 में जो नियम बदले थे उसके हिसाब से सांसदों को हर महीने करीब 1 लाख रुपए वेतन मिलता है।
इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, दफ्तर का खर्चा मिलता है, यात्रा भत्ते मिलते हैं, कई चीजें होती हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये सब भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, से दिया जाता है। इस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। अच्छा, और बैठकें कितनी बार होती हैं? संविधान ये कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब साल में कम से कम 2 बार। हाँ, कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। लेकिन आमतौर पर भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। फिर जुलाई अगस्त में मानसून सत्र, और फिर नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र। और क्या बैठक शुरू करने के लिए कुछ न्यूनतम सदस्य संख्या जरूरी है? जी हाँ, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू करने और जारी रखने के लिए सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा 1/10 मौजूद होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना हुआ है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या अगर 550 माने तो उसका 1/10 हुआ 55। मतलब कम से कम 55 सदस्य मौजूद होने चाहिए, वरना अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकते हैं। आपने अध्यक्ष का जिक्र किया। ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा जब चुनाव के बाद पहली बार मिलती है तो वो जल्द से जल्द अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक को उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर चुनती है। ये अनुच्छेद 93 में कहा गया है। और इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल तक ही होता है, यानी 5 साल। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो? अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को। क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। इसके लिए सदन के जो तत्कालीन सदस्य हैं, मतलब उस समय जितनी सीटें भरी हुई हैं, उनके बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ती है। और अगर स्पीकर मौजूद ना हो तो कौन काम देखता है? अगर स्पीकर अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष उनकी जगह कार्यवाही का संचालन करते हैं, और अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति जिस वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करे या फिर सदन खुद तय करे, वो व्यक्ति अध्यक्षता करता है। क्या आप कुछ प्रमुख स्पीकर्स के नाम बता सकते हैं? और इनका वेतन कितना होता है? हाँ, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे श्री GV मावलंकर। वो काफी सम्मानित व्यक्ति थे। जी। पहली महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती मीरा कुमार 2009 में, और हमारे नोट्स के हिसाब से वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। और वेतन? अध्यक्ष का पद क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला है तो उनका वेतन भी ज्यादा होता है। 2018 से ये 4 लाख रुपए प्रति माह है। ये भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 4 लाख? ये वाकई काफी महत्वपूर्ण पद लगता है। तो स्पीकर के मुख्य अधिकार और कर्तव्य क्या है? हाँ, स्पीकर की भूमिका बहुत ही अहम और शक्तिशाली है। सबसे पहला काम तो यही है कि वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और कार्रवाई को नियमों के हिसाब से चलाते हैं। मतलब सदन में अनुशासन बनाए रखना। बिल्कुल, सदन में व्यवस्था और शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चेतावनी दे सकते हैं, सदन से बाहर जाने को कह सकते हैं या कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकते हैं। और किस विषय पर कब चर्चा होगी, किस सदस्य को कितना समय मिलेगा, ये सब तय करने में उनकी अहम भूमिका होती है। वही तय करते हैं कि कौन सा प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, कौन सा नहीं। हमने पहले दल बदल कानून की बात की थी, उस पर सदस्यों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर ही करते हैं। हाँ, वो याद है। एक और बहुत बड़ी शक्ति है, कोई विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करते हैं और उनके फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक मतलब पैसे से जुड़ा बिल? हाँ, टैक्स लगाने, हटाने, सरकारी खर्चे वगैरह से जुड़े बिल। और अगर किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 108। बिल्कुल। तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं। इसके अलावा वो बहुत सारी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं और उनके काम पर नजर रखते हैं, और वे सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के रक्षक भी माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर सदन के अंदर वो बॉस होते हैं। आपने शुरू में कहा था कि लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है।
किन मायनों में? हाँ, कई मामलों में लोकसभा का पलड़ा भारी है। जैसे? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ये अनुच्छेद 75(3) में साफ लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को हटा सकती है। राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी ताकत है वित्तीय मामलों में। जैसा मैंने बताया, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, लेकिन उन सुझावों को मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर करता है। देश का बजट भी पहले लोकसभा में ही रखा जाता और उसी का उस पर ज्यादा नियंत्रण होता है। और साधारण कानूनों के मामले में? साधारण कानूनों के मामले में सैद्धांतिक रूप से तो दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। बिल दोनों से पास होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी बिल पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए और संयुक्त बैठक बुलानी पड़े तो क्या होता है? क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग 2 गुनी है, तो संयुक्त बैठक में वोटिंग होने पर ज्यादा संभावना यही रहती है कि लोकसभा की इच्छा ही मानी जाएगी। हाँ, संख्या बल का फायदा? सही कहा। हाँ, एक मामला है जहां दोनों बिल्कुल बराबर हैं, वो है संविधान में संशोधन करने का। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग-अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। यहाँ संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों की भूमिका होती है ना? जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य मनोनीत नहीं और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चुने हुए और मनोनीत दोनों, वोट डालते हैं। और महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं में भी दोनों सदनों की भूमिका होती है। ये तो हुई लोकसभा की पूरी कहानी। अब जरा राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा पर आते हैं। अनुच्छेद 80 है ना? इसकी बनावट कैसी है? हाँ, अनुच्छेद 80, जैसा हमने पहले बात की थी, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल 245 है, जिसमें 12 मनोनीत हैं। जी, 12 मनोनीत जिन्हें राष्ट्रपति चुनते हैं। बाकी बचे 233 ये राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं जहां विधानसभा है, यानी दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर। तो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों का क्या? लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान? उनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि वहां विधानसभाएं नहीं है। और राज्यों को सीटें कैसे मिलती हैं? यहाँ भी जनसंख्या के आधार पर? हाँ, यहाँ भी आधार जनसंख्या ही है, लेकिन यहाँ लोकसभा की तरह सीधे अनुपात में नहीं होता। छोटे राज्यों को थोड़ा ज्यादा वेटेज मिलता है। फिर भी बड़े राज्यों की सीटें ज्यादा हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य आते हैं, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, जबकि छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम, मणिपुर से सिर्फ एक सदस्य आता है। ठीक है। और इन 233 सदस्यों को चुना कैसे जाता है? ये प्रक्रिया लोकसभा से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। इन्हें सीधे जनता नहीं चुनती, इन्हें उस राज्य की विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं यानी MLAs वो चुनते हैं। कैसे? वोट डालकर? पद्धति के अनुसार होती है, जिसे एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV प्रणाली कहते हैं। ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगी? ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसका मूल मकसद ये है कि विधानसभा में जिस पार्टी के पास जितने विधायक हैं उसी अनुपात में उसे राज्यसभा की सीटें मिल जाएं। इसमें वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं। अच्छा। और मैंने सुना था इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे? हाँ, 2003 में 2 मुख्य बदलाव हुए थे। पहले ये जरूरी था कि उम्मीदवार उसी राज्य का निवासी हो जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। अब ये अनिवार्यता हटा दी गई है। मतलब कोई कहीं से भी लड़ सकता है? हाँ, अगर उसका नाम भारत में कहीं भी वोटर लिस्ट में है। दूसरा बदलाव था वोटिंग को लेकर। पहले ये गुप्त मतदान होता था, अब ये खुला मतदान होता है। विधायक को अपना वोट अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना होता है। ऐसा क्यों? ये दल बदल और क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए किया गया था। समझ गया। अब योग्यता और कार्यकाल की बात करें, लोकसभा से क्या अलग है?
योग्यताएं लगभग वही हैं, भारत का नागरिक होना, शपथ लेना वगैरह। बस उम्र का फर्क है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, ठीक है। और सबसे बड़ा अंतर है कार्यकाल का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। ये कभी भंग नहीं होती। मतलब ये हमेशा चलती रहती है? हाँ, लोकसभा तो हर 5 साल में या पहले भी भंग हो सकती है, पर राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 6 साल? जी, लेकिन सारे सदस्य एक साथ 6 साल पूरे नहीं करते। व्यवस्था ऐसी है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं। अच्छा। और फिर उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो हर 2 साल पर चुनाव होते हैं, लेकिन सिर्फ 1/3 सीटों के लिए। इसे सदन में अनुभवी और नए सदस्यों का मिश्रण बना रहता है और काम में निरंतरता रहती है। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है। अब राज्यसभा का संचालन कौन करता है? जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, यहाँ कौन होता है? राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन्हें सभापति, चेयरमैन कहा जाता है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये अनुच्छेद 89 में है। तो सभापति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जितना ही हुआ, 5 साल? बिल्कुल। भले ही राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सभापति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। और क्या यहाँ उपाध्यक्ष भी होते हैं? हाँ, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति चुनती है। उपसभापति का कार्यकाल 6 साल का होता है, जब तक वो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया? सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं और उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देते हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी है, जो लगभग लोकसभा स्पीकर जैसी ही है। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करके 14 दिन की पूर्व सूचना देकर इन्हें हटाया जा सकता है। क्या सभापति के अधिकार भी लोकसभा स्पीकर जैसे ही होते हैं सदन चलाने के मामले में? ज्यादातर अधिकार वैसे ही हैं, जैसे सदन की बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही के नियम तय करना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने का समय देना, प्रस्तावों पर वोटिंग कराना, परिणाम घोषित करना, ये सब काम सभापति करते हैं। लेकिन कुछ अंतर भी होंगे। हाँ, 2 मुख्य अंतर हैं जो हमने पहले भी नोट किए थे। पहला, सभापति ये प्रमाणित नहीं करते कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर का है। ठीक है। और दूसरा, अगर संसद की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं। तो फिर राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं? अगर वित्तीय मामलों में और संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, तो राज्यसभा का महत्व क्या है? क्यों बनाया गया ऐसे? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और राज्यसभा का महत्व कम नहीं है। देखिए, माना कि धन विधेयकों पर उसकी शक्ति सीमित है, सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है या सुझाव दे सकती है। हाँ। लेकिन जो साधारण विधेयक होते हैं यानी नॉन मनी बिल्स, उन पर राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है। कोई भी साधारण बिल कानून तभी बन सकता है जब वो दोनों सदनों से पास हो। तो राज्यसभा उसे रोक सकती है? हाँ, राज्यसभा किसी साधारण बिल को 6 महीने तक रोक सकती है, उसमें संशोधन सुझा सकती है। अगर लोकसभा उन संशोधनों को ना माने, तभी गतिरोध होता है और संयुक्त बैठक की नौबत आ सकती है। लेकिन 6 महीने का समय कम नहीं होता। इससे बिल पर दोबारा विचार करने का, जल्दबाजी रोकने का मौका मिलता है। हाँ, ये बात तो है। और संविधान संशोधन के मामले में तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बिल्कुल बराबर है। संशोधन प्रस्ताव को दोनों सदनों से अलग-अलग पास होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई साझा शक्तियां। क्या राज्यसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है? कुछ खास? हाँ, बिल्कुल है। और यही राज्यसभा को भारतीय संघीय ढांचे में एक विशेष स्थान दिलाती हैं। 2 ऐसी अनूठी शक्तियां हैं। कौन सी? पहली है अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्र हित में यह जरूरी है कि संसद राज्य सूची या स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाए। राज्य सूची मतलब वो विषय जिन पर आमतौर पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जी हाँ, तो अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर दे तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है।
ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो बहुत खास बात है। और दूसरी खास शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत। अगर राज्यसभा फिर से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास करें कि राष्ट्र हित में एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन करना जरूरी है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS। हाँ, उन्हीं की तरह। तो अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर दे तो संसद कानून बनाकर नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। ये अधिकार भी सिर्फ राज्यसभा को है। तो इन शक्तियों से राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर पहल कर सकती है। बिल्कुल। राज्यसभा को अक्सर हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ये एक तरह से पुनरीक्षण सदन, रिवाइजिंग चैम्बर का काम करती है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों की समीक्षा करती है और ये राज्यों के अधिकारों का मंच भी है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और शब्द जो अक्सर सुनने में आता है, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये क्या चीज है? अनुच्छेद 105 शायद? हाँ, अनुच्छेद 105 मुख्यतः इन्हीं की बात करता है। देखिए, संसद और उसके सदस्यों को अपना काम ठीक से बिना किसी बाहरी डर या दबाव के करने के लिए कुछ खास अधिकार और छूटें मिली हुई हैं। इन्हें ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे कि क्या छूटें मिलती हैं? सबसे महत्वपूर्ण है सदन में बोलने की आजादी। किसी भी सदस्य ने संसद में या उसकी किसी समिति में कुछ भी कहा हो या कोई वोट दिया हो, उसके लिए उस पर किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब पूरी छूट? हाँ, सदन के अंदर कही गई बात के लिए पूरी छूट है। दूसरी बड़ी छूट है गिरफ्तारी से। किसी भी सदस्य को संसद सत्र चलने के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में, क्रिमिनल में नहीं? नहीं, ये छूट आपराधिक मामलों या निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में लागू नहीं होती। अच्छा, और क्या अधिकार हैं? संसद को अधिकार है कि वो अपनी कार्यवाही को खुद रेगुलेट करे। वो ये तय कर सकती है कि उसकी कार्यवाही प्रकाशित हो या नहीं। वो बाहरी लोगों को अपनी कार्यवाही देखने से रोक सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति संसद के या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन करता है या सदन की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करता है, तो संसद उसे सजा भी दे सकती है। सजा? कैसी सजा? वो चेतावनी हो सकती है, फटकार हो सकती है, या गंभीर मामलों में सदन की अवधि तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। ये तो काफी शक्तियां हैं। एक और बात, क्या जज वगैरह के काम पर संसद में बहस हो सकती है? नहीं, आमतौर पर नहीं। अनुच्छेद 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय तब जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। महाभियोग। ठीक है। तो कुल मिलाके ये पूरी व्यवस्था बहुत विस्तृत और सोची समझी लगती है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इन सब चीजों को जोड़ के देखें, अनुच्छेद 79 से 122 तक के ये प्रावधान, तो ये एक जटिल लेकिन काफी संतुलित व्यवस्था बनाते हैं। लोकसभा का सीधे जनता से जुड़ना, राज्यसभा का राज्यों का प्रतिनिधित्व और एक स्थायी सदन होना, राष्ट्रपति की सहमति का जरूरी होना, स्पीकर और सभापति की अपनी अपनी भूमिकाएं, सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताएं, उनके विशेषाधिकार, ये सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की बुनियाद है। हाँ, इनका मकसद यही लगता है कि कानून बनाने में अच्छी तरह सोच विचार हो, सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, वो जवाबदेह बनी रहे और देश की जो विविधता है अलग अलग राज्यों की, समुदायों की, उनकी आवाज भी सुनी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इन नोट से कुछ मुख्य बातें जो हमने सीखी उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि याद रहें। हाँ, जरूर। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमें याद रखने चाहिए: 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, 83 सदनों का कार्यकाल, 84 सदस्यता के लिए योग्यताएं, 102 अयोग्यताएं। हाँ, और 105 विशेषाधिकार, 108 संयुक्त बैठक, 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। ये कुछ मुख्य हैं। और कुछ तथ्य, जैसे पहली बैठक कब हुई। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन थोड़ा पहले 3 अप्रैल 1952 को हो गया था। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। सही है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि 2026 तक लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित रहेंगी। सांसदों का वेतन अभी 2018 से 1 लाख रुपए प्रति माह मूल वेतन है
और लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपए प्रति माह। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, जो 52वें संशोधन 1985 से आया था, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उसमें फैसले साधारण बहुमत से होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो कह सकते हैं कि संसद की दोहरी भूमिका है। एक तरफ वो देश के लिए कानून बनाती है और दूसरी तरफ वो सरकार के कामकाज पर कड़ी नजर रखती है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। बिल्कुल, और इस काम में लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपनी अपनी खास भूमिका निभाते हैं। लोकसभा सीधे जनता की इच्छा को दर्शाती है, तो राज्यसभा राज्यों के हितों और एक तरह के स्थायित्व और अनुभव को लाती है। ये संतुलन ही शायद इस प्रणाली की खूबी है। लोकसभा में जोश और तात्कालिक मुद्दे हावी हो सकते हैं, तो राज्यसभा थोड़ा ठहराव और गहराई से सोचने का मौका देती है। निश्चित रूप से इन संवैधानिक प्रावधानों से बनी ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, ये काफी जटिल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। यही हमारे शासन का आधार है। प्रतिनिधित्व का ये तरीका, कानून बनाने की ये प्रक्रियाएं, जवाबदेही के ये तंत्र, क्या ये आज के भारत की जो विशाल आबादी है, उसकी जो विविध और तेजी से बदलती जरूरतें और उम्मीदें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ये ढांचा पर्याप्त है? क्या ये भविष्य की चुनौतियां जैसे टेक्नोलॉजी का बढ़ता असर, जलवायु परिवर्तन, इन सब के लिए तैयार है? ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर लगातार विचार करते रहने की जरूरत है।